मैग्नेटिक एलिमेंट्स बताए थे 3 टाइप के। मैग्नेटिक मटेरियल जो थे वो 3 टाइप के बताए थे। कौन कौन से बताए थे भाई? हाँ भाई परमवीर, कौन कौन से बताए थे? हाँ, शाबाश शाबाश, पैरो नहीं पैरा। ठीक है, अब हम फर्स्ट जो है डायामैग्नेटिक, दिखाई दिया? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस दिखाई दिया? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके काज बताते हैं, यानी कि काज ऑफ डायामैग्नेटिज्म। काज ऑफ डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म का क्या काज होता है? डायामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटाइज होते हैं, कम मैग्नेटाइज होते हैं और फील्ड के अपोजिट, मतलब उनमें मैग्नेटिज्म तो आएगी, वो चुंबक तो बन जाएंगे लेकिन अपोजिट टाइप की चुंबक बढ़ेंगे और उनकी शक्ति कम होगी। उनका कारण है, मेन स्टार्टिंग होती है इनकी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो इनके ऑर्बिटल होते हैं उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? पेयर्ड। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि ये ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है तो दूसरा इसके अपोजिट मूव करता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर्ड ऑर्बिटल में, एक ऐसे मूव करेगा तो दूसरा, मतलब एक क्लॉकवाइज मूव करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। अब बात है किसकी कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने 3rd यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में 2nd चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि जब किसी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब मान लिया कि मैग्नेटिक जो फोर्स है ना वो है जेड एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड एक्सिस की तरफ, और ये है ऑर्बिटल, ये रख दिया हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर ऑर्बिट है और जेड एक्सिस की तरफ जो है हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, दूसरा लगा रहा है ऐसे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब जो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये, इसमें अगर हम देखेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, तो ये है फ्लेमिंग, ये है लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का नहीं है, ये तो मेरा है, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल लगाना हमने, तो ये लेफ्ट हैंड है। अब इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो अंदर ऐसे है, ऐसे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी इधर अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसमें ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड को करें हम ऊपर की तरफ, यानी कि ऐसे, ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो गया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस पॉइंट पे अंदर की तरफ होगी। ये बेटा बोर्ड पे है इसलिए तुम्हें 3 डायमेंशन में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 3 डायमेंशन का मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो मान लिया कि ये ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन का, ये ऐसे घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहे थे हम ऐसे, तो ये होगा अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, चौथी उंगली जो है लेफ्ट हैंड की मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, तीसरी उंगली मैग्नेटिक इसकी वेलोसिटी बताएगी। तो यहाँ पे करते हैं तो इसके ऊपर जो अंगूठा है ना वो बाहर की तरफ लगा हुआ है, यानी कि सेंट्रीपिटल, यानी कि ये बाहर की तरफ। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो बाहर की तरफ लगेगा। क्या होगी? बी। क्या की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज
और ये उसकी वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ऊपर तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया बाहर की तरफ, नहीं मैग्नेटिक फोर्स। और अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें इसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, मतलब बोर्ड पे नीचे की तरफ है, और यहाँ पर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बाहर की तरफ है ऐसे अलोंग टेंजेंट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसकी वेलोसिटी बाहर की तरफ है, तो वही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तीसरी उंगली दिखा रही है, देखो ये चौथी उंगली दिखा रही है सेंट्रल मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये अंगूठा है, ये फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहा है। ये है इसके अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ हो गया। दोनों केसेस में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन समझ में आ गई भाई, लेफ्ट हैंड रूल से। हाँ भाई आ गई क्या? हेलो, किसको नहीं? हाँ, तो इसमें जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अंदर की तरफ है, इसलिए इसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, मतलब इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें लगेगा अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो हमने +1 में पढ़ा था कि सर्कुलर डायरेक्शन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है मास का v वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, mv²/r। तो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा हुआ है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो उसमें पहले से ही था, और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लग गया। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो मैग्नेटिक फोर्स है बाहर की तरफ, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स है अंदर की तरफ। इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन के सेंट्रीपिटल फोर्स को, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल फोर्स तो हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका हो जाएगा विड्रा, मतलब एक को तो सपोर्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फोर्स भी अंदर की तरफ। और जो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, इस इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फोर्स है बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स तो बढ़ गया। यहाँ पर जो नया सेंट्रीपिटल फोर्स होगा F'(c), वो तो हो जाएगा पुराने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स, और इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा नया, वो पुराने वाला फोर्स माइनस में मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स अधिक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाता है तो क्या चीज़ बढ़ती है, क्योंकि ना तो ऑर्बिट बढ़ता। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बताया था हमने mv²/r। अब मास नहीं बढ़ता इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल का रेडियस नहीं बढ़ता, तो क्या बढ़ेगी? वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर पहले वेलोसिटी v थी, तो एक की तो वेलोसिटी हो जाएगी v + dv, डेल v, मतलब ये हो गया उसमें इंक्रीमेंट। और अगर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v थी, तो उसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी। जिसका सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी v + डेल v। इसका सेंट्रीपिटल फोर्स घट गया तो इसकी वेलोसिटी होगी v - डेल v, यानी कि लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मतलब एक की सेंटर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा डैश, ओमेगा + डेल ओमेगा, और एक की एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी ओमेगा - डेल ओमेगा। इतना समझ में आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स के इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण एंगुलर वेलोसिटी और ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये घटती बढ़ती है। तो बढ़ जाती है तो उसमें इतना इंक्रीमेंट हो जाता है, घट जाती थी इतना इंक्रीमेंट, बस इतना ही है इसके अंदर। अब बिल्कुल ये सिंपल हो गया है। कैसे? क्योंकि हमने बताया था
कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट हमने बोर मैग्नेटॉन वाले आर्टिकल में निकाली थी, EV/2। ये थी भाई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, EV/2। v की जगह हम अगर एंगुलर वेलोसिटी लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, v की जगह r ओमेगा कर देंगे तो ये हो जाएगा ER² ओमेगा बन जाएगा बटे 2। अब पहले जब इलेक्ट्रॉन थे दोनों एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहे थे, सेम स्पीड से मूव कर रहे थे, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मान लो इधर है तो दूसरे की इसके अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे, इसलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं थी। लेकिन जब हमने उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा तो एक इलेक्ट्रॉन की तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई और एक इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी घट गई। तो जिसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है उसकी एंगुलर मोमेंट यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगी। तो जिसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट को तो ले लेते हैं हम m' बढ़ी हुई, यानी कि ER² ओमेगा प्लस डेल ओमेगा बाई 2। और जिसकी कम हो गई उसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी कम हो जाएगी, ER² ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस डेल ओमेगा और बाई 2। ना तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज होता है ना रेडियस चेंज होता है, सिर्फ क्या चेंज होती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक की मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाती है और दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट घट जाती है। लेकिन जो इंक्रीज्ड मैग्नेटिक मोमेंट होती है बेटा वो होती है अपोजिट टू फील्ड, मतलब फील्ड के अंदर, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट की बढ़ोतरी जो होती है वो ज़्यादा होती है और फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट में कमी आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक पेयर पे जो चेंज आएगा यानी कि डेल m, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, ये है चेंज इन सो नेट चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट डेल m, ये आएगा हमारे पास m' माइनस m'। ठीक है, तो जो बढ़ी हुई मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास ये है ER² ओमेगा प्लस डेल ओमेगा बाई 2, और घटी हुई जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है ER² ओमेगा माइनस डेल ओमेगा बाई 2। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास पर पेयर जो चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट आता है, ये एक इलेक्ट्रॉन के पेयर की थी भाई एक ऑर्बिटल में, तो इसका मतलब ये जो चेंज आएगा ये आएगा हमारे पास भाई 2 डेल ओमेगा ER² बाई 2, यानी कि ये सब कट जाता है। इसको सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को, ER² ओमेगा प्लस डेल ओमेगा और ER² इंटू ओमेगा माइनस डेल ओमेगा, इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास नेट चेंज ही आएगा। लेकिन ये जो चेंज आया है ये आया है अपोजिट टू फील्ड, ER² डेल ओमेगा ER², ये इसको अपोजिट लिख लो, ER² डेल ओमेगा। ये चेंज है, ये अपोजिट टू फील्ड है और ये एक ऑर्बिटल के अंदर आया है। इसी तरह जो वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस सेल होता है मतलब आखिरी सेल होता है, उसके अंदर और भी ज़्यादा ऑर्बिटल हो सकते हैं। और पूरे क्रिस्टल के अंदर अगर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास n पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, मतलब इफ़ n इज इक्वल टू वैलेंस ऑर्बिटल्स, वैलेंस ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में अगर हमारे पास n ऑर्बिटल है, वैलेंस ऑर्बिटल है या n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो
नेट मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि आई बताया था हमने, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल सब्सटेंस में भाई इतनी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। एक पेयर की तो ये थी और n पेयर्स की हो जाएगी ये। तो इस प्रकार जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अपोजिट टू फील्ड मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब उनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण जब उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन की ओर मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाती है और एक की घट जाती है, और ऐसा होने से जो बढ़ोतरी हुई है मैग्नेटिक मोमेंट में वो जो है फील्ड के अपोजिट होती है, लेकिन थोड़ी होती है, इसलिए उनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आती है लेकिन कम आती है भाई। तो डायमैग्नेटिक जो मेटेरियल होते हैं वो फीबली मैग्नेटाइज होते हैं, अपोजिट टू फील्ड मैग्नेटाइज होते हैं। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट होती है, अभी हमने प्रूव किया था पीछे, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में होगी। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है कि ईच मॉलिक्यूल और एटम ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस have its own magnetic dipole moment, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण हर एक मॉलिक्यूल में उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है, हर एक मॉलिक्यूल की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट होती है, और जब उनकी मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ती चली जाती है तो कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आती है, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रही। लेकिन क्या होता है कि अलग अलग जो मॉलिक्यूल होता है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट तो होती है, पर वो मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होती, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं होती है, किसी की किधर होती है, किसी की किधर होती है, यानी कि रैंडम डायरेक्शन में होती है मैग्नेटिक मोमेंट, इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट, बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स different molecules have magnetic moment इन रैंडम डायरेक्शन। उनकी मोमेंट जो होती है वो किस में होती है, रैंडम डायरेक्शन में होती है। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक जो मोमेंट आएगी विल कैंसिल आउट, यानी कि विल बी जीरो। मतलब ये देखो, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये इसके मॉलिक्यूल्स है मान लिया, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हमने ऊपर की तरफ कर दी, इसकी कर दी नीचे की तरफ, इसकी कर दी इधर, इसकी इधर कर दी, ऐसे ही अलग अलग डायरेक्शन होने के कारण इनकी मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है भाई कैंसिल हो जाती है ड्यू टू रैंडम डायरेक्शंस। रैंडम डायरेक्शन होने के कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है, यानी कि नेट एम जो होता है इनका क्या हो जाता है, जीरो, यानी कि स्पेशल एक मॉलिक्यूल की समाले में तो सभी की जोड़ करके क्या हो जाएगी, आई वेयर इज 1 to n, ये वेक्टर होता है।
वेक्टर सम होता है और ये क्या हो जाती है 0। लेकिन जैसे इसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे, सारे मॉलिक्यूल जो है अपनी मैग्नेटिक मोमेंट को एक ही डायरेक्शन में क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। मतलब ये एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है NS, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई B की डायरेक्शन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H की डायरेक्शन ये इधर है। तो जैसे इस मटेरियल को इसमें रखा जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, तो सारे मॉलिक्यूल अपनी मैग्नेटिक मोमेंट को किधर अलाइन कर लेते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में। मतलब ये डायरेक्शन थी देखो N2S मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, तो इनकी डायरेक्शन भी इधर ही हो जाती है। सभी मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एक तरफ हो जाती है, और एक तरफ हो जाने से सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो, मतलब ये पूरा जो सब्सटेंस होता है जो हमने लिया है, स्पेसिमेन लिया है, जो टुकड़ा लिया है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जितना भी लिया है, वो सारा मैग्नेटाइज हो जाता है और उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ जाती है। यानी कि ऑन प्लेसिंग इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑल मॉलिक्यूल्स अलाइन देयर मैग्नेटिक मोमेंट इन सेम डायरेक्शन, हैज़ द सब्सटेंस एक्वायर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड बिकम मैग्नेट एंड गेट मैग्नेटाइज्ड। ऐसे भी लिख सकते हैं, when the material paramagnetic material is placed in magnetizing field, then all molecules align their magnetic moments, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, मतलब ये है इसका मैग्नेटिक मोमेंट्स इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट आ जाती है। एंड सब्सटेंस एक्वायर, मतलब प्राप्त कर लेता है एक्वायर्ड नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन में वो उसको नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्राप्त हो जाती है। ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, मतलब ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं और फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जैसे कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम, प्लाटिनम, ऑक्सीजन, etc।